हेलो स्टूडेंट्स, ये फिनॉल का लेक्चर नंबर 5 फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आप इसमें बहुत बार आएगा आपके पास, यहाँ से आगे भी आ सकता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है कि जिस कंपाउंड की हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा फिनॉल, तो फिनॉल में हम एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या लेविस एसिड। तो होगा क्या कि जो इसका एल्काइल ग्रुप है ये ऑर्थो या पैरा पोजिशन में चला जाएगा, यानी ये एल्काइल ग्रुप इसमें अटैच हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और ऐसी सेम क्या है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप कौन सा होता है? ये RCO ग्रुप, CH3CO C2H5CO एसाइल ग्रुप होता है। तो जब हम फिनॉल में एसाइल क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो एसाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब हमें पता है कि और जो फिनॉल होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये एसाइल ग्रुप ऑर्थो में लगेगा और पैरा में लगेगा। आपको पता है कि इनमें से ज़्यादा कौन बनेगा, मेजर कौन सा होगा? जहाँ पे दूर होगा पैरा वाला, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। हर जगह पे ये नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम केस में ये पॉसिबल है। अब वो कहता है कि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फिनॉल के साथ पॉसिबल नहीं है, या एसाइलेशन। तो उसका रीज़न क्या है? देखो ये बहुत अच्छा यील्ड नहीं करता है, गुड रिएक्टिविटी नहीं है फिनॉल के लिए। ठीक है, फिनॉल के साथ जो रिएक्शन होता है उसका रीज़न क्या होता है कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल इस लेविस बेस के साथ रिएक्शन कर देता है। रीज़न ये है, और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है लेविस बेस के साथ। इसको क्या काम, इसका रोल क्या है देखो, और ये काम क्या कर रहा है यहाँ पे? ये फिनॉल के साथ रिएक्ट होके इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बना देगा। इसे क्या बना देगा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसको एक्टिवेट करना चाहिए था और ये इसको डीएक्टिवेट कर दे रहा है। तो ये रिएक्शन नहीं होती है कई बार। तो कई बार बुक में पूछा जाता है कि बताओ अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते फिनॉल के साथ तो नहीं होता है, क्यों? तो इसका रीज़न ये है, फिर से एक बार बता देता हूं आपको। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, अगर मैंने कहा एल्काइल यानी एल्काइल ग्रुप हो रहा है, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप, तो इसमें क्या होता है कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लो आप जिसकी आपको ज़रूरत है, और इसको आप फिनॉल से रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, जैसे मैंने कहा एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो इसमें जो ये एल्काइल ग्रुप होता है ये कहाँ अटैच हो जाएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अटैच हो जाएगा, क्योंकि जो फिनॉल ग्रुप होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये यहाँ लग जाएगा, और दूसरा कहाँ पे लगेगा? ये लगेगा पैरा पे। ठीक है, अब देखो इसका रोल क्या होता है? AlCl3 का रोल क्या होता है कि जब भी CH3Cl होगा ये AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा। अब ये लेविस एसिड है तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये किससे खींचेगा? अपनी साइड, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्लोरीन को अपने साइड खींचता है, क्लोरीन यहाँ से जाता है किसमें? ये टूट जाएगा CH3 प्लस में और Cl माइनस में। अब ये Cl माइनस इसके साथ कंबाइंड होता है, क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। Al मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये AlCl4 बनाता है माइनस का, और हमें मिलता है इलेक्ट्रोफाइल। तब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से यहाँ चले जाएगा, क्योंकि आपको पता है डीलोकलाइजेशन में ऑर्थो या पैरा पोजिशन में क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। ये आपको बताया था। नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? ऑर्थो में और पैरा में। तो ऑर्थो पैरा में प्लस लग जाता है। तो मेन AlCl3 का रोल ये होता है टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। तो AlCl3 का रोल क्या है यहाँ पे? इसका रोल है यहाँ पे टू जनरेट या प्रोड्यूस क्या? इलेक्ट्रोफाइल। तभी तो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा, नहीं तो वैसे रिएक्शन हो ही नहीं सकती। कैसे रिएक्शन पॉसिबल है? लेकिन होता क्या है फिनॉल के साथ कि देखो फिनॉल के पास OH ग्रुप है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और AlCl3 को क्या है? इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है। तो कई बार क्या करता है, ये दोनों ही आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये रिच है, तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और देगा तो क्या बन जाएगा? देखो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज, हाइड्रोजन यहाँ लगा है और AlCl3 यहाँ लग जाएगा। अब बताओ, अब ये क्या हो गया? इसे कहेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप।
अब तो ये एक्टिवेट, ये तो रिएक्शन कर ही नहीं सकता, अब कहाँ से रिएक्शन करेगा। अगर आप सोचोगे कि ये इसको मैंने इसमें एल्काइल हैलाइड डाला और रिएक्शन हो जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अब ये कहाँ से जाएगा, ये प्लस चार्ज कैसे जाएगा, तो खुद ही डेफिशिएंट हो गया। जो इसको इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइज कर रहा था, ये इसने ट्रैप कर दिया प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने का जो काम करेगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जब हम फिनॉल का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं तो नहीं होता वो, या बहुत बेटर यील्ड नहीं होगा। क्यों? तो इसका रीज़न ये, इसका क्या रोल था, इसका रोल क्या था कि इलेक्ट्रोफाइल बनाना, और ये उल्टा किसके साथ रिएक्शन कर गया, जिसके साथ हमने प्रोडक्ट देना था, और इसे डीएक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेशन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो रिएक्शन फास्ट होगी। और जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी बढ़ रही थी, आपने उसी को ट्रैप कर दिया, अब रिएक्टिविटी बंद हो गई, तो यहाँ पे इसने इसको डीएक्टिवेट कर दिया। इसीलिए फिनॉल फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या तो नहीं देता है या फिर बहुत बेटर यील्ड नहीं होता है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, ये पूछे जाते हैं आपके। अब देखो इसमें सब में क्या है, सिमिलर चीजें, जैसे मैंने कहा एसाइलेशन, अभी मैंने कहा था एसाइलेशन, एसाइलेशन का मतलब एसाइल ग्रुप अटैच होगा। अब एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, RCO, RCO ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। तो देखो इसमें एसाइल ग्रुप किसके पास है, एक है एसिडिक एनहाइड्राइड के पास। तो जब भी फिनॉल में एसिडिक एनहाइड्राइड को रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या होगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे OCOR, ठीक है। ये यहाँ अटैच हो जाएगा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, तो ये हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, RCOOH, यानी एसिड बन सकता है यहाँ पे, या RCOO-, ये H+ इसके साथ भी जा सकता है, और ये बन गया आपका एस्टर, OCOR, यानी एस्टर फॉर्मेशन होता है। तो एक एसिडिक एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। ये बनता कैसे, एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ मैं। देखो इसमें क्या कई चीज़ें कॉमन है, मतलब साथ साथ चलती रहेंगी। जैसे ये एसिड हो गया, एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लो आप लोग। एनहाइड्राइड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर निकाल दो यहाँ से बाहर, तो क्या बनेगा, RCO, और इसमें O लग गया। तो इसे शॉर्ट में हम ऐसे भी दिखा देते हैं, RCO का होल ट्वाइस O। तो एसिड है लेकिन एनहाइड्राइड का मतलब इससे वाटर निकल गया, तो उसे कहते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। और दूसरा इसमें आता है एसाइल क्लोराइड। तो सेकंड देखो इसमें वही है, एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। इसमें भी देखो RCO ग्रुप है। अब वही रिएक्शन होगी सेम, ये HCl के साथ निकल के HCl चला जाएगा अलग, HCl इसे Cl- या HCl लिख सकते हो, और ये वाला ग्रुप यहाँ चले जाएगा, H को हटा के, ये बनेगा OCOR, यानी एस्टर फॉर्मेशन होगा। तो इसे याद रखना कि कौन सा ग्रुप कहाँ जा रहा है, ये आगे आपके आएगा काम। इसके बाद नेक्स्ट देखो है रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड कौन सा होगा, जैसे हमने कहा एसाइल, ऐसे बेंजोइल, ये वाला ARCO ग्रुप, इसे कहते हैं बेंजोइल। जैसे एसाइल था, इसमें बेंजोइल, बेंजीन के साथ CO हुआ तो बेंजोइल, और एल्काइल ग्रुप के साथ होगा तो एसाइल। तो ये आपका हो गया, दिस इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड। अब देखो रिएक्शन सेम चलती है, थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखना है बस। जो क्लोराइड होगा और यहाँ इसका फिनॉल का हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटना मुश्किल होता है, तो इसका ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, ये HCl बाहर हो जाता है, बाकी ये पूरा ग्रुप एज इट इज इसमें लग जाएगा। तो ये बन जाता है आपका C6H5COO 6H5, यानी एस्टर बन गया, एस्टर, ठीक है। इसका एक नाम है देखो, स्कॉटन बोमान रिएक्शन तरीके से नेम रिएक्शन है ये, तो आपको ध्यान रखना है। और एस्टर के लिए हम कहते हैं ओएट, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट, तो फिनाइल बेंजोएट हो जाता है। तो इसको ट्रिक को देखो कि कहाँ पे, देखो HCl निकलेगा, पूरी रिएक्शन है, मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे अगर ज़रूरत होगी तो वहाँ पे आपको उसके मैकेनिज्म बताएंगे। आगे भी है रिएक्शन, तो उसकी मैकेनिज्म ऑलरेडी आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखो रिएक्शन विद अमोनिया, NH3, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया में भी वही केस है, देखो C6H5, यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन जो हमने की है ड्रास्टिक कंडीशन में होगी, यानी हीटिंग वगैरह ज़्यादा करेंगे, रिएजेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि हम ये बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो इसको तोड़ना आसान नहीं होता।
ठीक है, लेकिन हम कंडीशन अप्लाई करते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से H निकलेगा अमोनिया से, तो यहाँ पे बच गया NH2 और ये ग्रुप है C6H5, तो ये H और OH मिलके H2 बाहर हो जाएगा और हमें मिलेगा एनिलीन। तो ये हम एनिलीन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो हमें एनिलीन बनता है। तो फिनॉल को हम एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं कब? रिएक्शन विद अमोनिया एंड इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ऐसी देखो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5। PCl5 की मैं तरीका बता देता हूँ आपको, रिएक्शन कैसे बनेगी। देखो PCl5 हो, NH3 हो, इसमें जनरली क्या होता है, जैसे हमने फिनॉल बना दिया OH, ठीक है, और PCl5 मतलब PCH3 कर दो इससे और यहाँ Cl कर दो, इससे Cl कर दो, ऐसे इसको ऐसे तोड़ दो 3 पार्ट में, यहाँ Cl लिखो, यहाँ लिखो PCl3 और यहाँ लिखो Cl, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा एक HCl, एक बनता है POCl3, इसकी मैंने मैकेनिज्म बताई थी आपको, और एक यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लग जाएगा, फिनाइल में Cl ग्रुप लग जाएगा, तो ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। तो ये ध्यान रखना आपने कि ये रिएक्शन टूटेगा नहीं, लेकिन इसके लिए क्या है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यानी ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये रिएक्शन होगी। लेकिन हम कहेंगे कि मेन अगर रिएक्शन होती है तो PCl5 के साथ रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन POCl3 और HCl, ये बनेंगे ही बनेंगे। जब भी आप किसी भी रिएक्शन को PCl5 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बाई प्रोडक्ट बनते ही बनते। और ऐसे ही आपको बताया था अगर PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, H3PO3 बनेगा ही बनेगा, ये फिक्स होते हैं इनके कुछ। अब देखो अब क्या हुआ कि अगर ये कंपाउंड फिर से बन रहा है हमारे पास, ठीक है, जो POCl3 था ये फिर क्या करेगा, फिनॉल के साथ रिएक्शन कर सकता है। ये है आपके पास फिनॉल OH और ये बना आपका POCl3, तो फिर क्या होगा, देखो एक और प्रोडक्ट इसमें बनता है कि यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर हो जाते हैं, तो ये प्लस ये माइनस का, ठीक है, तो ये प्लस होगा इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे ये ग्रुप क्या होगा, इसमें अटैच हो जाएगा, तो इसका कंपाउंड क्या बनेगा, देखो यहाँ पे P डबल बॉन्ड O और यहाँ से OC6H5 का होल थ्राइस। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या मानी जाएगी, 3 +3 इसकी -3, तो प्लस माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और ये वाला इसके साथ। अब इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 3 है, तो क्या बनेगा कंपाउंड P डबल बॉन्ड O OC6H5 का होल थ्राइस। अब अगर आपने PCl3, मैंने आपको कहा था अगर हम PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसमें फिक्स है बाई प्रोडक्ट बनेगा क्या, H3PO3। तो हमने क्या किया, फिनॉल लिया, फिर दोबारा फिनॉल में OH ग्रुप है, तो इसका काम क्या है, मेन OH ग्रुप को हटाना, पहले भी बताया था आपको। तो ये क्या करता है, यहाँ से इसको हटाएगा तो ये बन जाता है आपके पास बेंजीन रिंग, उसके ऊपर Cl और बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, H3PO3। तो ये ध्यान रखना आपने कि इसका रोल क्या है, पहले वाले का भी रोल क्या था, OH को हटाता है वो और क्या लगा देता है, Cl ग्रुप। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है टेस्ट ऑफ फिनॉल। टेस्ट ऑफ फिनॉल के लिए हमने एक अलग टेस्ट चैप्टर है हमारे पास, लेकिन अगर आप सब कंपाउंड का एक साथ करोगे तो भी दिक्कत नहीं आने की। देखो फिनॉल है, जैसे हमने अल्कोहल का टेस्ट बताया था, ईथर का था, ऐसे फिनॉल का। आप फिनॉल लो या उसके कोई भी डेरिवेटिव्स लो और उसमें FeCl3 सॉल्यूशन को मिक्सअप कर दो। अगर उसका कलर वायलेट आता है, ब्लू आता है, ग्रीन होता है या रेड होता है, तो इसका मतलब उसमें फिनॉल प्रेजेंट है, इसका मतलब उसके पास फिनॉल प्रेजेंट है। और इनमें से अगर कोई भी कलर नहीं आता तो फिनॉल अब्सेंट है। तो ये एक टेस्ट है। एक और टेस्ट है इसके पास, देखो सेकंड इज लीवरमैन टेस्ट। इसमें फिनॉल में हमने क्या मिलाना है, पहले कंसंट्रेटेड H2SO4, उसके बाद फ्यू ड्रॉप ऑफ एक्वस NaNO2 मिलाना है, ठीक है। अब उसको डाइल्यूट करना है। अगर डाइल्यूट करने के बाद उसका कलर आ गया रेड, तो इसका मतलब उसमें फिनॉल है। और या फिर उसमें एक और टेस्ट कर सकते हैं, एक्वस NaOH डाल दो उसमें, जो ये सॉल्यूशन था, अगर इसको डाइल्यूट ना करके आपने क्या मिला दिया उसमें एक्वस NaOH, तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू। अगर उसका कलर ब्लू हो जाता है उसका मतलब उसमें फिनॉल प्रेजेंट है, और अगर ब्लू नहीं होता तो मतलब फिनॉल अब्सेंट है। तो ये इस फिनॉल के टेस्ट हो गए। तो कई बार बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक बार बता देता हूँ आपको। बोर्ड में आएगा कि
केमिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन या गिव अ केमिकल टेस्ट, डिस्टिंग्विश करो या गिव अ केमिकल टेस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। आपको दो चीज़ दे दी, एक दे दिया मैंने यहाँ पे फिनॉल और एक मैंने कोई भी दूसरा कंपाउंड दे दिया। मैंने यहाँ पे दे दिया, चलो ये Br लगा दिया, Cl लगा दिया, कोई दूसरा COH लगा दिया, कुछ भी लगा सकता है XYZ, एक फिनॉल होना चाहिए बस। आपने देखा है फिनॉल है बस बहुत है। हमने क्या किया, फिनॉल को लेना है यहाँ पे और मैं कहूँगा यहाँ पे मैंने क्या मिला दिया, FeCl3। तो अगर इसका कलर क्या आ गया, रेड आ गया, वायलेट आ गया, जो अभी मैंने आपको बताया था, ब्लू आ गया या ग्रीन आ गया, ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ आ गई, ग्रीन आ गया, तो अगर रेड, वायलेट, ब्लू या ग्रीन में से कोई भी कलर आता है यानी फिनॉल है, नहीं आता तो नहीं है। एक दूसरा टेस्ट जो मैंने बताया था। अब दूसरा आप क्या करोगे इसके लिए, क्योंकि हमें तो पता नहीं चल रहा है ना कौन सा फिनॉल है कौन सा नहीं है, तो मैंने क्या किया, दोनों टेस्ट ट्यूब अलग अलग लिए, फिर इसमें भी मिलाया, तो इनमें से कोई भी कलर नहीं आ रहा, तो हम समझ जाएंगे ये फिनॉल नहीं है और ये वाला फिनॉल है, ये फिनॉल नहीं है। तो इस तरीके से केमिकल टेस्ट हमने देना है। देखो नेक्स्ट है इसमें गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद लिक्विड HCl एंड गैसियस HCl in the presence of anhydrous AlCl3 and the product formed is hydrolyzed, तो क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म, यानी कि कुल मिला के वहाँ पे CHO ग्रुप आ जाएगा। कैसे, देखो एक बार फिर से बताता हूँ। उसने क्या कहा, स्टेटमेंट को इसी से भी लिख सकते हो, अब जरूरी नहीं है कि आपने टिपिकल स्टेटमेंट ही लिखना है। हम क्या करेंगे कि फिनॉल को किससे रिएक्शन कराई, पहले HCl से वेपर फेज में और HCl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। अब इसके बाद हम उसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे आगे ये, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा फिर हम उसे क्या करेंगे, फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे और हमें क्या मिलेगा, देखो बेंजल्डिहाइड मिलेगा, 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड फॉर्म्ड हो जाएगा, यानी यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। कैसे बनता है, देखो पहले हमने HCN और HCl को रिएक्शन कराई, HCN और HCl को इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो HCN है, देखो HCl, इसने Cn के पास इलेक्ट्रॉन पेयर था, उसने किसको कर दिया, ये शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें प्लस चार्ज आ गया, इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपने पास रखा है इलेक्ट्रॉन को, ये है माइनस, तो प्लस माइनस चार्ज सेपरेशन हो गया। अब स्टेप सेकंड में क्या होता है, देखो फिनॉल को हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे। अब हमें पता है ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसके नेगेटिव चार्ज यहाँ भी घूम रहे हैं, यहाँ भी घूम रहे हैं, तो हम इसको यहाँ दिखाएंगे पैरा पोजीशन में। ये पैरा पोजीशन में C अटैच हो गया, यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है, कार्बन में, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, तो नाइट्रोजन अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहेगा, प्लस चार्ज नहीं, वो प्लस चार्ज किसको शिफ्ट कराएगा, कार्बन के पास, ठीक है। ये प्लस चार्ज यहाँ आएगा कार्बन के पास और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो फाइनली इस पे प्लस आएगा, क्योंकि ये इस पे प्लस ज़्यादा स्टेबल है, इसमें कम स्टेबल है, तो इसलिए CH डबल बॉन्ड NH यहाँ पे आ गया। Cl तो निकल ही जाएगा बाहर, वीक होता है। अब उसके बाद हम इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का पता है आपको क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस में हम लोग क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। तो वाटर ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे O लग जाएगा, इसमें H2O चला जाता है। देखो इसको ऐसे तोड़ दो फिलहाल, ये ऑक्सीजन किसके साथ चला जाएगा, CH3, CH के साथ ऑक्सीजन चला जाएगा और NH के साथ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, तो NH3 और CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म हो जाता है यहाँ पे और NH3 बाहर हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। अब इसकी जो लास्ट रिएक्शन है फ्रीज रीअरेंजमेंट है, फ्रीज रीअरेंजमेंट। इसकी मैकेनिज्म आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में देख लो कि द फिनाइल एस्टर फॉर्म्ड, इसमें फिनाइल एस्टर बनता है फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड एसिड एनहाइड्राइड undergo rearrangement when treated with anhydrous AlCl3 to yield ortho and para hydroxy ketone, ठीक है। पहले हमने क्या किया, जैसे हमने पहले एस्टर बना दिया, इसका एस्टर के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। तो जो फ्रीज रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, रीअरेंज करना। वो कहता है कि जब हमने फिनॉल को एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई तो एस्टर बनता है ये,
अब इस एस्टर का रीअरेंजमेंट होगा, ध्यान रखना, ये एसाइलेशन से रिलेटेड है। वो कहता है कि जब हमने क्या क्या फिनॉल लिया, उसमें एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ हमने रिएक्शन करवाई, तो हमें क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो अब जो ये फिनाइल एस्टर बना, जो हमारे पास ये फिनाइल एस्टर बना, इस फिनाइल एस्टर को हम किसके साथ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो और हीटिंग करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। एसीटोफिनॉल मतलब COCH3 कीटोन ग्रुप मिलेगा हमें। और दूसरा पैरा पे मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल, ठीक है। तो इसका रीअरेंजमेंट हुआ, इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ गया, फ्रीज रीअरेंजमेंट। ये साइंटिस्ट का नाम है और ये कह रहा है रीअरेंजमेंट हुआ, हमें कोई चीज़ बाहर से नहीं लानी पड़ी, हमने यहीं पे इसका क्या किया, रीअरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है। और रीअरेंजमेंट की वजह से जो एस्टर है उसका रीअरेंजमेंट करेंगे तो हमें मिलेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। अब हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं, कैसे, देखो, इसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन हम यूज़ करते हैं, क्योंकि पैरा आइसोमर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 60 डिग्री सेल्सियस होता है और ऑर्थो का होता है 160 डिग्री सेल्सियस। तो पहले अगर हम हीटिंग करेंगे तो पहले कौन वेपराइज हो जाएगा, पैरा वाला पहले वेपराइज हो जाएगा, उसके बाद ऑर्थो वाला वेपराइज होगा। हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो वाला और लो टेम्परेचर पे पैरा वाला। तो इस तरीके से इन दोनों को हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं, यानी इन दोनों मिक्सचर को हम आराम से अलग अलग कर सकते हैं। तो दिस रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड फ्रीज रीअरेंजमेंट। तो फिनॉल वाला आपका पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट हम आपको एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप देते हैं, यानी कार्बोनाइल ग्रुप का। थैंक यू।